वेलकम टू ओलिवो बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक वाइज क्विज 10 में आपके लिए ले आया हूँ। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेमेंट बैंक से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, नेफ्ट आरटीजीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और भारत बिल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो और चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जैसे कि आपका ईएफसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। ये नहीं है कि जो यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ वही होगा, और भी रैंडम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 1 से लेकर 9 तक आपके लिए और सारे सेशंस स्ट्रीम कर रहे हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, कमेंट के अंदर भी सेशन का लिंक जो है वो पिंग कर दिया गया है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपका। जैसे कि आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको आंसर सोच लेना है और फिर मैं उसका आंसर बता के आपको आगे बढ़ जाऊंगा। अगर उसमें कुछ समझाने वाला होगा तो बिल्कुल समझाया जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। जो जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे कि इसके फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो फुल फॉर्म पूछी जाएगी। फुल फॉर्म मतलब इसमें डायरेक्ट एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसका कुछ समझने वाला कुछ नहीं होता। हाँ, इसमें एक नाम आ रहा है ऑथराइज्ड डीलर बैंक, तो वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि ये ऑथराइज्ड डीलर भाई बोलते किसे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंट मेंटेन्ड इन फॉरेन करेंसी विद ऑथराइज्ड डीलर बैंक। कौन सा अकाउंट है जो मेंटेन किया जाता है फॉरेन करेंसी के अंदर विद ऑथराइज्ड डीलर बैंक। ऑथराइज्ड डीलर बैंक कौन सा होता है? वो बैंक जिन्हें आरबीआई के द्वारा परमिशन मिली हुई है कि वो फॉरेक्स के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। तो उस तरीके के अकाउंट को क्या बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर बनेगा आपका एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। एन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, जैसे कि मुझे जब भी एसएचजी दिखता है तो मैं उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलता हूँ। ठीक है, तो ये जब हम प्रैक्टिस बना लेंगे कि डीआईसीजीसी जब दिखेगा तो इसे हम डिपॉजिटर इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बोलेंगे। तो ये कितनी अच्छी चीज हो जाएगी कि हमें फुल फॉर्म याद रहनी शुरू हो जाएगी। स्विफ्ट जब दिखेगा तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसे बोलेंगे हम। जब आप इन्हें ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस में ले लिया उसे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कैसे बोलना है, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट कैन बी हेल्ड ओनली इन फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी कैटेगरी में इसे रखा जा सकता है? तो ये आपका करंट अकाउंट होगा, क्यों? क्योंकि इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की आपको जरूरत होती है। अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, पैन कार्ड नीड नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन द रेमिटेंस मेड टुवर्ड्स परमिसेबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अप टू हाउ मच अमाउंट। वैसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में मैक्सिमम कितना होता है? 1 साल के अंदर आपको $2.5 लाख, याद रखिएगा, 2.5 लाख जो डॉलर है वो आप रेमिटेंस कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो 2.5 लाख तक का ही इसमें काउंट किया जाता है स्कीम के अंतर्गत। अगर मान लीजिए कितने रुपए का अमाउंट जब हम रेमिटेंस कर रहे होंगे तो हमें पैन कार्ड की इंसिस्ट हम नहीं कर सकते कि भाई पैन कार्ड दीजिए अपना। ठीक है, तो कितने रुपए का जो रेमिटेंस होगा, $25,000। $25,000 तक का अगर कोई रेमिटेंस है तो उसमें इंसिस्ट नहीं किया जा सकता पैन कार्ड की अवेलेबिलिटी के लिए। व्हाट इज एन ई पेमेंट? ई पेमेंट किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर बाइंग सेलिंग थ्रू द इंटरनेट, बिल्कुल ठीक बात है। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, वो पेमेंट को नहीं बोला जाएगा ई पेमेंट। अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपने खरीदना है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट क्या पता आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजी हो। ऑनलाइन सर्विसेज की पेमेंट आपने क्या पता डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजी हो, लेकिन उस पेमेंट को बोला जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिकली की गई है, तो ई पेमेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ इसके अंदर, ये क्यों नहीं है। अगर नहीं समझे तो दोबारा सुन लीजिए उसी बात को। विच अमंग, दोबारा सुन लीजिए मतलब रिवाइंड करके सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा दोबारा। विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड टू पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स के अंदर कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है? रेमिटेंस सर्विसेज, इशूइंग एटीएम कार्ड, इशूइंग क्रेडिट कार्ड, एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स। इशूइंग एटीएम कार्ड परमिटेड है ये तो, क्यों? क्योंकि पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो आपको डेबिट कार्ड देता है। रेमिटेंस सर्विसेज, आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज भी सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, आप बैलेंस रख भी सकते हैं। एक जो पहले 1 लाख की लिमिट थी वो 2 लाख कर दी गई है अब। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं, क्यों? क्योंकि लेंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए पेमेंट बैंक्स को अलाउ नहीं किया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पेमेंट बैंक? तो जब लैंडिंग के लिए ही अलाउ नहीं किया गया है तो ऐसी कोई पावर इनके पास होती ही नहीं। इसका मतलब नो लैंडिंग पावर, कोई भी 1 रुपए का लोन भी नहीं दे सकते पेमेंट बैंक्स। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस दैट कैन बी मेंटेन्ड एन इंडिविजुअल, मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल इन पेमेंट बैंक्स? मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो मेंटेन किया जा सकता है अकाउंट के अंदर? 2 लाख रुपए किसी भी टाइम के ऊपर। ठीक है,
विच कमेटी mooted द आइडिया ऑफ पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक का आइडिया सबसे पहले किस कमेटी ने सजेस्ट किया? तो ये नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। वट वॉज द मोटिव टू ब्रिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007? तो ये ईयर भी याद रखिएगा भाई, PSS 2007, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट होना चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत किन चीज़ों के कारण महसूस हुई? टू प्रोवाइड रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। RBI को एज ए अथॉरिटी डेजिग्नेट किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। मैटर्स कनेक्टेड देयर इंसिडेंटल देयर, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबाउ। व्हाट डज अ बैंक मीन्स इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007? बैंक का मतलब क्या है? वो बैंक जो सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट में है, बिल्कुल ठीक बात। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, वो भी बिल्कुल ठीक बात है। एक बैंकिंग कंपनी जो क्लोज सी ऑफ सेक्शन 5 में लिखी हुई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, वो भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबाउ। व्हाट डज डेरिवेटिव मीन इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007? डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो सेटल किया जाएगा फ्यूचर डेट के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, डेरिवेटिव का मतलब फ्यूचर एंड डेरिवेटिव आपने सुना होगा। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह अभी चलिए नहीं करते हैं, जब आप जॉब लग जाएगी ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सेटल किया जाएगा फ्यूचर डेट के अंदर। विच सेक्शन, अब सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी, जैसे चेक होता है वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है? 6 के अंदर आता है, 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज किस में आता है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो विच सेक्शन ऑफ PSS एक्ट 2007 डिफाइन अ पेमेंट सिस्टम, कौन से सेक्शन के अंडर में आता है ये? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पेमेंट सिस्टम ऑफ पेमेंट सेटलमेंट एक्ट? तो कौन सी इंक्लूडेड है पेमेंट सिस्टम के अंदर? क्लियरिंग, बिल्कुल ठीक बात है। पेमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। सेटलमेंट सर्विस, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबाउ। What does S stands for in SFMS? SFMS in relation to नेफ्ट पेमेंट मेथड। SFMS क्या होता है? जब एक एंटिटी दूसरे को मैसेज करती है एक सिक्योर मोड के थ्रू कि भाई ये पेमेंट हो गई है या इस तरीके की कोई बैंक गारंटी प्रोवाइड करवाई गई है, तो उस जो मीडियम को यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं SFMS, स्ट्रक्चर्ड फिनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होता है ये। ठीक है, तो एस का मतलब स्ट्रक्चर्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन इन नेफ्ट? नेफ्ट के अंदर मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट नाम का कुछ नहीं होता। नो सच लिमिट इज देयर। आर जो RTGS है उसके अंदर मिनिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम नहीं होती। RTGS के अंदर मिनिमम लिमिट कितनी है? अभी देखते हैं, क्वेश्चन आएगा। हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन IFSC कोड? IFSC कोड के अंदर टोटल कितने डिजिट होते हैं? 11 डिजिट होते हैं। वैसे एलिमेंट बोलना चाहिए यहाँ पे। एलिमेंट कितने होते हैं? 11 एलिमेंट होते हैं। शुरू के 4 अक्षर जैसे कि SBIN, उसके बाद एक सेपरेटर होता है 0, उसके बाद आपका ब्रांच कोड होता है। ठीक है, तो 4, 5 और 6, 11। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू RTGS? RTGS के लिए मिनिमम अमाउंट आपका 2 लाख रुपए है। अगर 2 लाख से नीचे 1,99,000 है तो वो नेफ्ट के थ्रू ही ट्रांसफर किया जाएगा, और 2 लाख या 2 लाख से ऊपर है तो वो आपके पास ऑप्शन है, आप उसे नेफ्ट के थ्रू भिजवाना चाहते हैं या RTGS के थ्रू भिजवाना चाहते हैं। अब RTGS में खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन फ़ायदा ये है, ज़्यादा का मतलब यह है कि 1.5-2 रुपये 4 रुपये का फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो नेफ्ट RTGS कराते हैं तो वो मतलब बिजनेसमैन हो गए जिनकी रूटीन में होती है, तो उन्हें अगर मान लीजिए दिन के 100 चेक लगाने हैं, 200 चेक लगाने हैं, तो उनके लिए तो 1,000-1,200 रुपये बढ़ जाते हैं ना अगर वो RTGS पे स्विच करते हैं। तो अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मेरा पैसा चाहे कल पहुंच जाए, चाहे आज शाम को पहुंच जाए, तो वो नेफ्ट के थ्रू भी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेफ्ट आपकी आर्ली बेसिस के अंदर होती है, RTGS आपका रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होती है। नेफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो नेफ्ट है वो आपका ग्रोस बेस सेटलमेंट में है कि डेफर्ड नेट सेटलमेंट में है कि प्रायोरिटी नेट सेटलमेंट में है कि डोमेन नेट सेटलमेंट में है? तो आपका आंसर है डेफर्ड नेट सेटलमेंट में। वो इकट्ठे होते रहते हैं बैच, उसके बाद इकट्ठी उनकी पेमेंट होती है। विच ऑफ दीज कमेटीज इज रिलेटेड टू भारत बिल पेमेंट सिस्टम? भारत बिल पेमेंट सिस्टम किस कमेटी ने सजेस्ट किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? G पद्मनाभन कमेटी के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था। अंडर विच एक्ट विच आर डिजायरस ऑफ ऑपरेटिंग एज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स नीड टू गेट अप्रूवल? कौन सा बैंक, मतलब कौन से एक्ट के थ्रू उन्हें यह लाइसेंस मिलेगा कि वो भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स के तौर पे काम कर पाएंगे? तो ये मिलेगा PSS 2007 के अंतर्गत, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007।
विच ऑर्गेनाइजेशन विल ऑथराइज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स इन BBPS? भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स के तौर पे काम कर पाएगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? जब जिसे ऑथराइजेशन मिलेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम? भारत बिल पेमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? मल्टीपल पेमेंट मोड्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पेमेंट ऑफ बिल एनीवेयर और एनी टाइम, बिल्कुल ठीक बात है। आप रिकरिंग ट्रांजेक्शन जो होती है वो इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं कि भाई हर महीने मेरा ये बिल जाना ही जाना है, मेरे ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जानी जानी है, ठीक है, मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम जाने जाना है, तो वो इसके थ्रू आप मैंडेट जारी कर सकते हैं अपना। टाइमली और गारंटीड सेटलमेंट होती है पार्टीज़ के बीच में, कोई भी उसका डिले नहीं होता, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव आंसर बनेगा इसका। हु कैन बिकम एन ऑथराइज्ड भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट अंडर BBPS? कौन बन सकता है? बैंक बिल्कुल बन सकता है। नॉन बैंकिंग एंटिटी बन सकता है। इसका मतलब दोनों, बोथ बैंक एंड नॉन बैंकिंग एंटिटीज का हिस्सा बन सकती है। अगर आपको इस सीरीज़ के और सेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिंटेबल PDFs के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओलीवुड इज द न्यू ब्लैक सर्च कीजिएगा टेलीग्राम के अंदर, आप ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, जिन्हें जो कि सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जो कि सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।